मैंने अपने जीवन के 20 साल निर्माण में और बाद के 30 साल उसके प्रबंधन में समर्पित किए। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं अपने व्यवसायों को चलाने वाले निर्णयों में शामिल न रही हूँ। जवानी से ही मैं नेतृत्व करने, समस्याओं को सुलझाने और आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, वकीलों और बैंकरों के साथ बातचीत करने की आदी हो गई थी। मैंने घरेलू सामान की एक श्रृंखला दुकानें बनाईं जो एक अकेली दुकान से शुरू हुई और 3 क्षेत्रों में मौजूद एक मजबूत कंपनी में बदल गई। वर्षों बाद मैंने अपने स्वयं के उत्पादों का प्रबंधन करने के लिए एक लॉजिस्टिक्स कंपनी भी शामिल की। सब कुछ मेरा था और मैं कड़ाई से प्रबंधन करती थी। मैं एक अनुपस्थित माँ नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से एक व्यस्त माँ थी। मैंने अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए कड़ी मेहनत की। गुणवत्तापूर्ण भोजन, मेरे से बेहतर कपड़े, निजी स्कूल, गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में यात्राएं, ऐसी चीजें जिनके बारे में दूसरे केवल सपने देखते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि उनका जीवन आरामदायक और सुरक्षित हो, बिना उन कठिनाइयों के जिनका मैंने बचपन में सामना किया था। मेरी बेटी का नाम नताल्या है, मेरा छोटा बेटा डमिया। दोनों एक बड़े घर में पले बढ़े, नौकरों और निजी ड्राइवर के साथ। वे अपने दोस्तों को हमारे स्विमिंग पूल का आकार और यह तथ्य कि हमारे पास निवासियों से अधिक बाथरूम थे दिखाना पसंद करते थे। मैंने कभी उन्हें छोड़ा नहीं, लेकिन नहीं उन्हें अत्यधिक सुरक्षित रखा। मैंने परिणामों की मांग की। मैंने सिखाया कि जो हमारे पास था वह कोई उपहार नहीं था, बल्कि लगातार, अनुशासित और अक्सर थकाऊ काम का फल था। उन्होंने इसे कभी नहीं समझा। वे समझने का नाटक करते थे, वे वाक्य दोहराते थे जो उन्होंने मुझे कहते सुना था, लेकिन अंदर से वे इस यकीन के साथ जीते थे कि जो कुछ मैंने बनाया था वह एक दिन पूरी तरह से उनका होगा। बस मेरे जाने का इंतजार करना था कि वे नियंत्रण संभाल लें, विरासत को जारी रखने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ बेचकर नकदी में बदलने के लिए। ऐसा था जैसे हर वर्ग मीटर, हर शेल्फ, हर इन्वेंट्री, हर बैंक खाता पहले से ही एक विरासत का हिस्सा था जिसे उन्होंने हासिल नहीं किया था। अप्रैल में मैंने 65 साल पूरे किए। उस साल मैं पार्टी नहीं चाहती थी, हालांकि वे जोर देते रहे। मैं जानती थी कि उन्हें मेरा जन्मदिन मनाने के लिए प्यार प्रेरित नहीं करता था, बल्कि यह एकत्र होने, पीने, तस्वीरें खींचने और सोशल मीडिया पर दिखावा करने का एक बढ़िया बहाना था। मैं शांति चाहती थी। मैंने उन्हें घर पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। नताल्या अपने पति के साथ आई, जिसने मुझे ठीक से अभिवादन भी नहीं किया। डमिया अकेला आया, नशे में और सिलवटों वाली शर्ट के साथ। वे 3 घंटे भी नहीं रुके। उन्होंने विदा ली जैसे उनके पास कुछ जरूरी काम था। बाद में मुझे पता चला कि उनके पास एक शो के टिकट थे और वे केवल कर्तव्य के लिए आए थे। यह दर्द हुआ, लेकिन मैंने टिप्पणी नहीं की। मैं इन संक्षिप्त मिलन में बची हुई थोड़ी शांति को खराब नहीं करना चाहती थी। जुलाई की एक दोपहर मुझे बाईं ओर तेज दर्द महसूस हुआ। यह पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार यह जा नहीं रहा था। मैं लेट गई, दर्द निवारक लिया, 1 घंटे का इंतजार किया, फिर 2। दर्द बना रहा। मेरी सहायिका मोनिका, जो 15 साल से मेरे साथ काम कर रही थी, मुझे सोफे पर पाया, पीली गीली माथे के साथ। उसने समय नहीं गंवाया। उसने एम्बुलेंस बुलाई। मैं मुश्किल से हिल पा रही थी। जब हम इंतजार कर रहे थे, मैंने उसे अपने बच्चों को सूचित करने के लिए कहा। उसने दोनों को फोन किया, संदेश छोड़े, स्थिति समझाई। अस्पताल में मुझे एक गंभीर हृदय समस्या का पता चला जिसके लिए तत्काल भर्ती की आवश्यकता थी। मैं एक पूरे सप्ताह अस्पताल में रही। मोनिका प्रतिदिन मुझसे मिलने आती थी, किताबें लाती थी, मेरे मामलों की देखभाल करती थी, मुझे सूचित रखती थी। नताल्या और डमिया, उनका कोई निशान नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं। जब मैंने उनके बारे में पूछा, मोनिका ने नजरें फेर लीं। मैंने जोर दिया और उसने अंततः स्वीकार किया, दोनों व्यस्त थे। नताल्या अपने समुद्र तट के घर के नवीनीकरण में, डमिया एक काम यात्रा पर जिसे वह रद्द नहीं कर सकता था। उस पल में मेरे अंदर कुछ मर गया। मेरा एक हिस्सा अभी भी उन पर विश्वास करता था, अभी भी कुछ अलग की उम्मीद करता था। मेरा सीना जल गया, शारीरिक दर्द के कारण नहीं, बल्कि निराशा के कारण।
मैं नहीं रोई, मैं चुप रही। मैंने मोनिका से कहा कि वह इस विषय पर और बात न करे, कि वह मुझे निर्णय लेने में मदद करे, कि मुझे अपनी बची हुई ताकत को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है और जो समय मेरे पास आगे होगा वह भ्रम पर बर्बाद नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों ने मुझे 1 सप्ताह बाद सिफारिशों, सख्त आहार और नियमित निगरानी के साथ छुट्टी दे दी। मैं दृढ़ निश्चय के साथ घर लौटी। वसूली के पहले सप्ताह में मैंने अपने वकील को बुलाया। वह मेरे घर आए, मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंतित, लेकिन मेरे निर्णयों की दृढ़ता से अधिक आश्चर्यचकित। मैंने अपनी वसीयत को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने नताल्या और दमिया को मुख्य लाभार्थियों के रूप में हटा दिया। मैंने उन क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए एक फाउंडेशन बनाया जहां मेरी कंपनियां काम करती थीं। मैंने छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामुदायिक केंद्र स्थापित किए। मैंने अपने बच्चों के लिए एक छोटी पेंशन छोड़ी, कानून द्वारा आवश्यक न्यूनतम, और कुछ नहीं। 5:25, जब वकील ने पूछा कि क्या मैं निश्चित थी, मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं कभी इतनी निश्चित नहीं थी। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने दिखाया कि वे वास्तव में कौन हैं। जो पैसा मैंने बनाया वह उन लोगों के पास जाएगा जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, न कि उनके पास जो केवल इसे खपाने की उम्मीद करते हैं। मुझे पता था कि वे आखिरकार पता लगा लेंगे। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने अपना व्यवसाय चलाना जारी रखा, लेकिन एक नए उद्देश्य के साथ। मैंने धीरे धीरे प्रत्यक्ष प्रबंधन से दूर होना शुरू कर दिया, एक विश्वसनीय टीम को संचालन संभालने के लिए सशक्त बनाया। मैंने अपने प्रस्थान की योजना बनाई। अस्पताल में भर्ती होने के 6 महीने बाद मैंने कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, सिर्फ इतना रखा जितना फाउंडेशन को निरंतर वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। मैंने एक शांत गांव में, शहर से दूर, समुद्र के किनारे एक घर खरीदा। मैंने मोनिका से कहा कि वह मेरे साथ आए, कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में। उसने स्वीकार कर लिया। मैंने अपने बच्चों से विदा नहीं ली। मैंने अपने प्रस्थान की घोषणा नहीं की। मैं बस उनके जीवन से वैसे ही गायब हो गया जैसे वे मेरे जीवन से तब गायब हो गए थे जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नतालिया और दामिया ने मेरी अनुपस्थिति को तब तक महसूस नहीं किया जब तक वे मुझसे संपर्क नहीं कर पाए। उन्होंने कार्यालय को, साझा दोस्तों को, यहाँ तक कि घर को भी फोन किया। कुछ नहीं मिला। मोनिका संदेशों को फिल्टर करती थी, मुझे केवल आवश्यक बातें दिखाती थी। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, सिर्फ उस पैसे पर नियंत्रण पाने के निराश प्रयास थे जिसे वे अपना अधिकार समझते थे। जब उन्हें वसीयतनामे में बदलाव का पता चला तो संदेश बढ़ गए। पहले गुस्सा आया, फिर धमकियां, अंत में याचनाएं। नतालिया ने एक पत्र भेजा, माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि मुझ पर आरोप लगाने के लिए। उसने कहा कि मैंने उसकी चीजें चुरा ली हैं, उसके बच्चों को भविष्य की जरूरत है और मैंने उन्हें इससे वंचित कर दिया है, कि मेरा जाना स्वार्थी था। दामिया ने भी लिखा, यह बताते हुए कि उसने गलत निवेश किया था, उसे धोखा दिया गया था, उसे वित्तीय सहायता की जरूरत थी। मैंने पत्रों को एक बक्से में रखा और उसे ताला लगा दिया। मैं बहस नहीं करना चाहता था, मैं कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। मैंने अपने कार्यों से सब कुछ कह दिया था। जब कोई मुझसे पूछता कि क्या मेरे बच्चे हैं, मैं कहता हाँ, लेकिन मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है। मैं झूठ नहीं बोलता था, लेकिन व्याख्या भी नहीं करता था। गांव में मैंने एक नया जीवन शुरू किया। मैंने सरल, ईमानदार लोगों से मुलाकात की। मैंने एक शांत दिनचर्या अपनाई, सुबह समुद्र तट पर टहलना, दोपहर में पढ़ना, बागवानी, खाना पकाना। मैंने चावल, नारियल, अदरक और ताजी मछली के साथ स्थानीय व्यंजन तैयार करना सीखा। मुझे अलग अलग स्वादों का प्रयोग करना पसंद था। मैंने एक स्थानीय परिवार के साथ दोस्ती की। छोटा बेटा, तियागो, 10 वर्ष का था और उसमें एक शांत, तेज बुद्धि थी। मैंने उसे शतरंज खेलना सिखाया। वह जल्दी सीख गया और जल्द ही मुझे हराने लगा। मैंने किताबें, एक कंप्यूटर दान किया, निजी पाठों के लिए भुगतान किया। मैं चाहता था कि उसके पास वे अवसर हों जिनका मेरे अपने बच्चे कभी मूल्य नहीं समझ पाए। साल बीत गए।
मेरा स्वास्थ्य उपचार आहार और तनाव की अनुपस्थिति से स्थिर हो गया। स्थानीय डॉक्टर मेरी देखभाल करते थे। वे युवा, कुशल, दयालु थे। वे मुझसे बिना घुमा-फिरा के बात करते थे, जिसकी मैंने हमेशा सराहना की। मैं अत्यधिक प्रयास नहीं कर सकता था। मुझे आहार बनाए रखने और कुछ दवाओं से बचने की जरूरत थी, लेकिन सिफारिशों का पालन करते हुए मैं और कई साल जी सकता था। हर बार जब मैं परामर्श से बाहर निकलता, मैं एक द्विविधापूर्ण भावना के साथ घर लौटता। एक ओर यह निश्चितता कि मेरे पास अभी भी समय है। दूसरी ओर इस बात की पुष्टि कि यह समय एक निश्चित, अपरिवर्तनीय सीमा है। यह अवसादग्रस्त नहीं था, यह मुक्तिदायक था। यह जानना कि अंत मौजूद है, हमें हर दिन का मूल्य समझने में मदद करता है। एक दिन मुझे एक अप्रत्याशित पत्र मिला। यह मेरी पोतिका था, नतालिया की बेटी, जो मेरे जाने के समय 15 वर्ष की थी। उसने कहा कि उसने मेरी चीजों से भरा एक बक्सा पाया था, पत्र, दस्तावेज, किताबें। उसे याद था जब मैं उसे छोटी थी तब पार्क ले जाता था। उसे कभी समझ नहीं आया कि हम एक दूसरे को देखना क्यों बंद कर दिया। उसके माता पिता मेरे बारे में बात नहीं करते थे, बस यह कहते थे कि मैं दूर चला गया हूँ और उन्हें भूलने का विकल्प चुना है। पत्र ईमानदार था, बिना किसी रंजिश के, केवल जिज्ञासा थी। मैंने उसी ईमानदारी के साथ जवाब दिया। मैंने अपनी बीमारी के बारे में, अस्पताल में उनकी अनुपस्थिति के बारे में, फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बताया। हमने कुछ महीनों तक पत्र का आदान प्रदान किया। उसने कभी पैसे नहीं मांगे, कभी विरासत का उल्लेख नहीं किया। वह मेरे जीवन, मेरे दिनों के बारे में पूछती थी, चिकित्सा का अध्ययन करने के अपने सपनों को साझा करती थी। अंततः पत्र कम हो गए। वह कॉलेज में चली गई, अपना खुद का जीवन शुरू कर दिया। मैंने उसके दूर होने को समझा और सम्मान किया। तियागो बड़ा होता रहा। 17 साल की उम्र में उसने मेरे फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति जीती। वह इंजीनियरिंग का अध्ययन करने वाला था। वह मुझे व्यक्तिगत रूप से बताने आया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, धन्यवाद। एक बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक युवा वयस्क की तरह जो कुछ वास्तविक पाने के महत्व को जानता था। मैंने उसी रात उसके लिए एक पत्र लिखा। मैंने ऐसी बातें बताईं जो मैंने कभी किसी से नहीं कही थीं। मैंने अपनी गलतियों, अपने संदेहों, उन दिनों के बारे में बात की जब मुझे डर लगता था। मैंने बताया कि जब सभी उम्मीद कर रहे थे कि मैं असफल हो जाऊंगा तब फैसले लेना कितना कठिन था। मैं चाहता था कि वह जाने की ताकत डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करने की क्षमता है। मोनिका मेरे साथ रही, कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि दोस्त, विश्वासपात्र के रूप में। हमारा संबंध ऐसी चीज में बदल गया जो पैसा खरीद नहीं सकता था। वह मेरी कहानियां, मेरे पछतावे, मेरे पुराने सपने जानती थी। वह मेरी देखभाल बाध्यता से नहीं, बल्कि वास्तविक स्नेह से करती थी। मेरी व्यक्तिगत डायरी मेरा मौन विश्वासपात्र बन गई। मैं न केवल यादें, बल्कि जीवन, विकल्पों, परिणामों पर विचार लिखता था। यह एक वसीयतनामा नहीं था, यह एक गवाही थी। अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए। जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया, मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक समृद्धि उन बैंक खातों में नहीं थी जिन्हें मैंने दशकों तक संभाला था, बल्कि उस शांति में थी जो मैंने उनसे दूर पाई थी। बिना चिंताओं के सोने की क्षमता में, सिर में एक अलग गाने के साथ जागने की क्षमता में। कभी कभी एक बचपन की धुन, कभी कभी एक पुराना टैंगो या एक बोलेरो जिसे मेरी माँ रेडियो पर सुनती थी जब वह खाना पकाती थी। मैंने अपनी डायरी में अपनी आखिरी प्रविष्टि एक रविवार की शाम को ली थी। यह संक्षिप्त था, सिर्फ एक वाक्य, मैं तैयार हूँ। मैं समुद्र के सामने बैठ गया। हवा गर्म थी, आसमान साफ था। लहरें धीरे धीरे रेत पर टूट रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना चक्र पूरा कर लिया था। मेरा स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। डॉक्टर सप्ताह में 2 बार आते थे। वे मुझे सावधानी से जांचते, कोमलता से बात करते, कहते कि मैं अंतिम चरण में हूँ, लेकिन अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, कि कुछ ही लोगों को वैसे जाने का सौभाग्य मिलता है जैसे मैं जा रहा था।
मैंने उन पर विश्वास किया। मैं उनकी आंखों में देख सकता था। उन्होंने कई मौतों को देखा था और जानते थे कि कब कोई शांति में है। एक सुबह मैं एक विशेष खुशबू के साथ जागा। यह अगरबत्ती थी। मोनिका पिछली रात आई थी। उसने बताया नहीं। वह बस आ गई। उसने कहा कि उसे मौजूद रहने की जरूरत थी। मैं कई दिनों तक नींद और जागरण के बीच बदलती रही। मैंने कई बार अपनी माँ का सपना देखा। उनके छोटे लेकिन हमेशा साफ रसोई घर के साथ, ताजा बेकी हुई रोटी की खुशबू, सर्दियों में चूल्हे की गर्मी के साथ। मुझे उनके हमेशा व्यस्त हाथों की याद आई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे हमसे प्यार करती है, लेकिन हम जानते थे। मैं भी इन शब्दों के साथ अच्छी नहीं थी। शायद इसीलिए जिन्होंने पंक्तियों के बीच पढ़ना नहीं जाना, उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि मैंने उनसे प्यार किया। नतालिया और दामिया नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जाना भी नहीं चाहा। मुझे दोष देना आईने में देखने से आसान था, और मैं उनकी इसमें मदद नहीं कर सकती थी। मेरे आखिरी दिन शांतिपूर्ण थे। मोनिका मेरी देखभाल ऐसी कोमलता से करती थी जो एक पवित्र कर्म लगता था। हम ज्यादा बात नहीं करते थे। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसका चेहरा मजबूत रहता था। वह मेरे पैरों पर कंबल ठीक करती और हवा के लिए खिड़की खोल देती थी। बाहर पक्षी नहीं गाते थे। सब कुछ शांत था, यहाँ तक कि समुद्र भी। समुद्र, यह पुराना साथी, उसने भी अपनी आवाज कम कर दी थी। मैं हल्का महसूस कर रही थी। न डर था न पछतावा, बस जीवित समय के लिए, किए गए विकल्पों के लिए, अपेक्षित चीजों से टूटने की हिम्मत के लिए कृतज्ञता थी। एक रात मैं आधी रात को जागी। सब कुछ शांत था। बाहर चांदनी समुद्र तट पर चमक रही थी। मोनिका बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर सो रही थी। मैं उसे देखती रही। मैंने सोचा कि मैं उसकी कितनी ऋणी हूँ। उसने मेरे लिए बिना पहचान की तलाश के क्या क्या किया। मैंने उसे जगाए बिना उसका हाथ सहलाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई दुख नहीं था, स्वीकृति थी। मैं जानती थी कि घर फाउंडेशन को दान कर दिया जाएगा, बच्चे वहां पढ़ेंगे। उनमें से एक शिक्षिका बनना चाहती थी। वह मेरे कमरे में सोएगी। वे एक नया बिस्तर लगाएंगे, दीवारें रंगेंगे। मैं वहां नहीं होऊंगी, लेकिन जगह एक घर बनी रहेगी। फाउंडेशन में उन्होंने मेरी डायरी को एक शोकेस में रखा, संग्रहालय की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन के प्रतीक के रूप में जिसने विरासत में मिले कर्तव्य से टूटने का साहस किया। प्रवेश द्वार पर एक सरल तख्ती कहती थी, यहाँ कोई नाम नहीं है, केवल कर्मैच। नतालिया और दामिया को कुछ हफ्तों बाद वकील से एक पत्र मिला। कानूनी न्यूनतम के अलावा कोई विरासत नहीं थी। बाकी सब फाउंडेशन को स्थानांतरित कर दिया गया था। गांव का घर सामुदायिक केंद्र में बदल गया था। बगीचा संरक्षित था। स्थानीय निवासियों को आमंत्रित किया गया था, मेरे नाम को याद करने के लिए नहीं, बस उस जगह की देखभाल करने के लिए जैसे वह उनकी हो। फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रमों को जारी रखा। पड़ोसी प्रांतों में 2 नए केंद्र खोले गए। आंकड़े प्रोत्साहित करने वाले थे। स्कूल में अधिक बच्चे, अधिक सक्रिय छात्रवृत्तियां, बुनियादी चिकित्सा देखभाल तक अधिक पहुंच। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह काम था। और इस काम के पीछे वह पैसा था जिसे मैंने एक दिन अपने बच्चों के लिए न छोड़ने का फैसला किया था। वही पैसा जिसे वे आलस्य के लिए अपने पासपोर्ट के रूप में देखते थे। बिना प्रयास के जीवन का वादा अब अन्य जीवन बदल रहा था, अवसर पैदा कर रहा था, दरवाजे खोल रहा था। टियागो अब इंजीनियरिंग में स्नातक, एक केंद्र के प्रबंधन में मदद कर रहा था। वह नए छात्रों से कहता था कि उसने एक महिला को जाना जो उसका परिवार नहीं थी, जिसने उसे पैसे नहीं दिए लेकिन उद्देश्य दिया। वह कहता था कि उसके कारण उसने सीखा कि सफलता अधिक होना नहीं है, बल्कि शांति में रहने के लिए कम की जरूरत है। मेरी यादों की डायरी कुछ स्वयंसेवकों द्वारा पढ़ी गई, अंग्रेजी में अनुवादित की गई और फाउंडेशन में आने वाली नई पीढ़ियों के साथ साझा की गई, जीवनी के रूप में नहीं, बल्कि दृढ़ निर्णयों के बयान के रूप में। किसी ने मेरे बारे में वृत्तचित्र नहीं बनाया, किसी ने मेरे बारे में किताब नहीं लिखी, और यह मुझे खुशी देता है। मैं कभी उदाहरण नहीं बनना चाहती थी, मैं केवल न्यायपूर्ण होना चाहती थी। अपने प्रति, अपने काम के प्रति,
और उन लोगों के प्रति जो वास्तव में मेरे द्वारा बनाई गई चीजों के फल के योग्य थे। अगर मेरे जीवन में कोई सबक है तो वह पैसे या शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि साहस के बारे में है। यह साहस की परिवार सिर्फ खून नहीं है, देखभाल है। विरासत सिर्फ वह नहीं है जो छोड़ा जाता है, बल्कि वह है जो सिखाया जाता है। संपत्ति वह नहीं है जो जमा की जाती है, बल्कि वह है जो साझा की जाती है। और मुख्य रूप से यह कि कभी भी दिशा को सुधारने, हमें चोट पहुंचाने वाली चीजों को जाने देने, फिर से शुरू करने के लिए देर नहीं होती।